हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार एंड इस और कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल 6 एंड ड्यूटीज 11। 11 ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ड्यूटीज के बारे में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो है फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लाया गया था। यह शुरू से नहीं है, कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है हमारे संविधान में। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में नहीं था। तो ये कब जोड़ा गया? ये 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसमें भी एक चीज और ध्यान देंगे आप कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसमें 10 ड्यूटीज ही लाया गया था। टोटल 10 कर्तव्य थे। कितने कर्तव्य थे फ्रेंड्स? टोटल 10 थे 1976 में। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा यूएसएसआर, सोवियत संघ, रसिया से ये ड्यूटीज को हमारे संविधान में लाया गया। वहीं से हम लोग भारतीय संविधान में पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ से आया है? यूएसएसआर, रसिया से। तो उसमें 10 ड्यूटीज थी। अच्छा, ये उसमें कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी, इन्होंने ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया था। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। तो लेकिन अभी हम लोग कितना उसमें ऐड किया गया? सिर्फ 10 ड्यूटी। 11वां ड्यूटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 11वां जो ड्यूटी है वो 11th ड्यूटी जो है, कर्तव्य जो है, वो कब ऐड किया गया? 86th अमेंडमेंट। ये इसके लिए अलग एक अमेंडमेंट किया गया, 86th अमेंडमेंट 2002 में। 86th अमेंडमेंट 2002 में किया गया है। उसके तहत 11वां ड्यूटी को ऐड किया गया। 11वां ड्यूटी है क्या फ्रेंड्स? तो 11वां ड्यूटी ये है कि जो भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को, जो बच्चे 6 साल से 14 साल तक हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अवसर देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। किसी भी सिचुएशन में उनका ये कर्तव्य है, तो उनको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन ऐसा अभी सब लोग कर नहीं रहे हैं। इसलिए अगर सभी लोग करते तो सब बच्चे पढ़ रहे होते। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कर्तव्य मैंने आपको बता दिया। 11th कर्तव्य ध्यान रखेंगे। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसको ऐड किया गया था। इस वक्त किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2002 की बात है। और जो 10 ड्यूटी लाए गए थे वो इंदिरा गांधी की सरकार में लाए गए थे। यूएसएसआर, रसिया से हमारा ये ड्यूटी को लिया गया है। टोटल कितने ड्यूटी हो गए? 11 ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। अब देखिए, भारतीय संविधान में ड्यूटी को ऐड किया गया है, तो ये कौन सा पार्ट है? टोटल कितने पार्ट हैं? भाग कितने हैं? 22 भाग हैं हमारे संविधान में। तो ये किस भाग में है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किस आर्टिकल में है ये जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल बता देता हूं कि ये किस आर्टिकल में है। तो ये आपका आर्टिकल 51A आर्टिकल में है। 51A आर्टिकल में आपका मौलिक कर्तव्य आता है। और अगर भाग की बात करें, पार्ट
4A पार्ट आपका 4 है, आर्टिकल 51 है। तो ये सारी चीजें ड्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इतना ही था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आइए आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं टोटल कितना फ्रेंड्स, 6 फंडामेंटल राइट हैं। इसका आर्टिकल कितना है, 12 to 35, 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का। ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है यूएस से, अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य को अमेरिका से लिया गया है। 12 से 35 है इसका आर्टिकल। ये सब चीजें होंगी बेसिक इसकी। 14 to 18 फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको जा रहा हूँ। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। 14 to 18, 14 क्या है, विधि के समझ समानता। ठीक है, विधि के समझ समानता। 15 क्या है फ्रेंड्स, 16 क्या है, तो 15 है आपका जाति, यानी कास्ट, रिलीजन जो भी है, हिंदी में लिख देता हूं, धर्म, लिंग, इन सब पर आप इसके आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका कौन सा है, 15। 16 है अवसर की समानता। जो रिजर्वेशन मिला है वो किसके तहत है, आर्टिकल 16 के तहत, अवसर की समानता। मतलब सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में जो पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो समाज उतना शैक्षणिक तौर पे मजबूत नहीं है, आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, उसे एक अवसर दिया जाए सबके बराबर में आने का। तो वो आपका आर्टिकल 16 के तहत दिया गया है। 17 में आइए, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसका अंत होना चाहिए, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो ये आर्टिकल 17 के तहत है, ध्यान देंगे। 14 है विधि के समझ समानता। 15 है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के तहत है। 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत। ये एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, टाइटल्स जो मिलते थे उसका अंत होना चाहिए। ये 18 आ गया। तो 14 to 18 आपका क्या है, राइट टू इक्वलिटी। ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स। तो उसी में इतने सारे हैं, पार्ट्स बाय पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 14 to 18 हो गया। इसके अलावा 19 आर्टिकल से 22 तक है, क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये 19 से 22 तक है। 21 क्या है फ्रेंड्स, सॉरी अभी 20 बताया था, 19 तो आप जान रहे हैं स्वतंत्रता से है। 20 क्या है, अपराधों के लिए जब जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई अपराध किया है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, किसी हर संरक्षण दिया जाएगा, मीन्स कि उसको कुछ उसको अधिकार है कि आपको ये अधिकार, अपराधी को भी अधिकार है। तो वो आपका आर्टिकल 20 में है, अपराध के दोष, अभी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वो अपराध उसको पकड़ा गया है लेकिन अभी पूर्णतः उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है या हो भी गया है तो भी उसको संरक्षण एक प्रकार का दिया जाएगा, वो आपका आर्टिकल 20 है। 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार। 21A ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। 21A राइट टू एजुकेशन, ये आपका ऐड किया गया है बाद में, जिसमें ड्यूटी में 11th ड्यूटी ऐड किया गया था, उसी तरीके से ये उसी संशोधन सेम वही है 86th अमेंडमेंट के तहत
ही राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया है, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, उसको मिलना ही मिलना चाहिए नहीं हो। तो वो 21A में है। इतने सारे हो गए फ्रेंड्स। 21 है। 22 आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तारी किसी को करना है तो उसके संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 देता है। क्या संरक्षण देता है? कि उसको कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। तो ये सब चीजें आर्टिकल 22 में है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ये सब कितने हैं? राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आते हैं 19 to 22। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 23 and 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 23 और 24 है। 23 में क्या है फ्रेंड्स? देखिए 23 का मैं बता देता हूं। 23 में है फोर्स्ड लेबर, यानी बलात् श्रम। बलात् श्रम नहीं करवा सकते आप, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और मानव तस्करी भी आप नहीं कर सकते। मानव तस्करी, ये सब कितना है? 23 में। बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो बलात् श्रम एंड मानव तस्करी, इन सब पर प्रतिबंध, ये आपका आर्टिकल 23 है, ये आप ध्यान देंगे। 24 आर्टिकल क्या है? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध, चाइल्ड लेबर पर रोक। चाइल्ड लेबर क्या है? 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से नीचे के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं। किस जगहों पर? हानिकारक जो कारखाने हैं, उस तरह से जो धुआं और केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, उन जगहों पर आप 14 ईयर से कम एज के बच्चों को आप आर्टिकल 24 में बोला गया है कि आप उससे काम नहीं करवा सकते, वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो एक अपराध घोषित किया गया है। तो राइट अगेंस्ट, ये सब एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसको, आप उसका शोषण कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे मानव तस्करी का एक एग्जांपल पहले भी दिया गया है। बलात् श्रम का क्या है? आप सुने होंगे इंडेंचर लेबर। जो अन्य ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर जब यहाँ पर लगभग 1900 से लेकर 1920 तक, 1900 से लेकर 1920 तक की जो कहानी है, उसमें भारत से लेबर को उठाकर ले जाकर कहाँ ले जाया जाता था? मॉरिशस, अफ्रीका में ले जाकर काम करवाया जाता था। मॉरिशस, फिजी और भी त्रिनिदाद, ये सब जो कंट्री है, उन सब कंट्री में इंडियन लेबर को ले जाकर काम करवाया जाता था। जबरदस्ती, इच्छा नहीं भी है तो 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ अफ्रीका में ले जाकर उससे काम करवाया जाता था। उसी को बोलते हैं इंडेंचर लेबर। तो क्या था? एक तरीके का मानव तस्करी है, वो एक तरह का स्लेवरी है, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेव, एक गुलामी है, जिसको हम बलात् श्रम भी बोल सकते हैं। आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, वो भी दूसरे कंट्री में ले जाकर, और झूठ बोलकर कि आपको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, ऐसे बोलकर ले जाया जाता था वो ब्रिटिश सब ऐसा। लेकिन 1921 से जब इंडियन लीडर जो थे, नेशनलिस्ट लीडर, वो उन्होंने इस पे आवाज उठाई, विरोध दर्ज किया, तो फिर 1921 से ये चीजें रुक जाती है। लेकिन काफी अभी उसका आपका उदाहरण है कि मॉरिशस में सब इंडियन ही हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये और किस एरिया से ले जाए जाते थे? ये आपका बिहार, यूपी, झारखंड। अभी भी झारखंड के बहुत सारे जो लेबर हैं आपको मिल जाएंगे, जो उस प्रकार के उनको उठाकर ले जाया जाता था। कहाँ पे? आसाम में ले जाता था। आसाम किस लिए? आसाम में किस लिए ले गया? चाय बागान में काम करवाने के लिए, क्योंकि बहुत वहाँ पे ना चाय बागान में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए झारखंड से लेबर को उठाकर ले जाया जाता था। अभी भी बहुत से झारखंड के संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति के लोग आपको असम में मिल जाएंगे, दार्जिलिंग के चाय बागानों में, बंगाल में जो है और असम में जो है, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के।
फिर विदेश में भी ले गए 1900 से। तो ये सब क्या है आपका आर्टिकल 23 में बलात्कार, श्रम, मानव तस्करी के अंतर्गत ही इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से झूठ बोलकर और बाय फोर्स ले जा रहे हैं ना, उसको मर्जी से नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से किया गया है, वो भी गवर्नमेंट कर रही है। तो आर्टिकल 23 इसमें आपको है। जैसे राम नरेश सरवन का आपने नाम सुना होगा, क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे। क्या है वो इंडियन ओरिजिन के, वो यहीं से वो गए और वहां जाकर क्रिकेटर बन गए, कोई पीएम प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमारे सामने है, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं देखता हूँ। अब इसके बाद हो गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24 आर्टिकल। अब आइए 25 आर्टिकल से 28, ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28, 25 में क्या है, 25 में वही धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, 26 जो है धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि आप कोई भी धर्म, अपनी जो भी इच्छाएं आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है। वैसे सेकुलरिज्म वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, लेकिन देखिए यहाँ पे ये दिखाता है कि जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म वर्ड, लेकिन उसका नेचर, उसकी प्रकृति, हमारे संविधान की प्रकृति पहले से ही सेकुलर रही है। उसका ये प्रूफ क्या है, आर्टिकल 25 कि आपको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। 26 मैनेजमेंट से जुड़ा है, 26 आर्टिकल मैनेजमेंट से जुड़ा है, जो आपको मैनेज करने का, अपने धर्म को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका आपको पूरा अधिकार आर्टिकल 26 के तहत मिल जाता है। इसके अलावा क्या है फ्रेंड्स, 27 है टैक्स से रिलेट है। आपको जबरदस्ती किसी भी धर्म के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के लिए आपको टैक्स देना होगा। ऐसा कोई आपको पर फोर्स नहीं, स्टेट नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, या कोई भी दूसरा संस्था, इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 27 हमें ये शक्ति देता है। आर्टिकल 28 क्या है फ्रेंड्स, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा। आर्टिकल 28 आप अपने धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार बता सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं, ये आर्टिकल 28 के तहत है। तो ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। आप महाबोधि मंदिर का केस जानते होंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि महाबोधि मंदिर में किससे रिलेट है, बुद्धिज्म से रिलेट है। वहाँ पे बौद्ध भंते लोग हैं और वो अपना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसी परिसर में हिंदुइज्म का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो बुद्धिज्म वाले लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा ये स्थल है, अगर महाबोधि परिसर है तो हम अपने तरीके से इसका मैनेजमेंट करेंगे। ये दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसको सरकार ध्यान दे, ऐसा उनका मानना है। तो एक एग्जांपल भी मैंने आपको महाबोधि मंदिर का दिया है इसमें। ये आर्टिकल 25 to 28 हो गया। 29 and 30 ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपका 29 and 30 है। 29 आपका कल्चरल राइट्स है, जिसमें क्या है, भाषा। कल्चर में क्या क्या आता है, भाषा, लिपि, ये सब आपका कल्चर में आता है। तो ये आपका भाषा, लिपि और धर्म जो चीजें हैं, ये सब चीजें आप इसका संरक्षण कर सकते हैं 29 आर्टिकल के तहत। और 30 के तहत एजुकेशनल राइट्स आ जाता है। जो भी जो भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक हैं, भाषाई तौर पर और धार्मिक तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं,
वो अपने एजुकेशनल राइट्स, वो अपनी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के लिए क्या इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उनका ये अधिकार है 30 के तहत। तो ये दोनों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। 29 एंड 30 टोटल आपका 6 मौलिक अधिकार है। तो 5 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिए। 6th मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको किसी भी इतने सारे मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन किया जाता है तो आप क्या करेंगे? आपको तो अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर हनन कर दिया जाए वो मौलिक अधिकार, आपको किसी अधिकार से वंचित किया जाए तो आप क्या करेंगे? वैसी स्थिति में ये जो है फंडामेंटल राइट्स, लास्ट 6 फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है और ये आपको काम आएंगे उस समय। ये क्या है? संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसे अगर हनन किया जाता है आपके मौलिक अधिकार का तो इसी आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो आप इसमें हमें न्याय दीजिए। तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रीट निकालती है। अगर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकार का हनन किया गया है तो इसके तहत 5 रीट निकाला जाता है। 5 रीट है, अलग अलग है, जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी। इतने सारे नाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 रीट निकलता है। 4 ही है। क्यों वारंटो छूट रहा है ना? हाँ, क्यों वारंटो F5, ये 5 रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और आपको न्याय देगी इस 5 रीट के तहत। आपका जैसा मामला होगा उस मामले के तहत, इसके तहत आपको न्याय दिया जाएगा। ये आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? ये संविधान की आत्मा और हृदय है। ये संविधान की आत्मा और हृदय है क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसे क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की हृदय और आत्मा या और हृदय है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बता दिए, उसके एक एक क्रम से हर चीज बता दिया, ड्यूटीज बता दिया। क्या है ड्यूटीज, कितने हैं? 11 हैं, 10 था पहले, फिर ग्रामा जोड़ा गया, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी नमस्कार।